जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कल से अर्थात आज वाले डे से आपको रेगुलर इंटरवल पर मिनिमम 1 वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी कड़ी के अंतर्गत क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक हम लोग जाते हैं। क्लास 10th में आपने चार्जेस के बारे में ज़रूर सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। चार्ज के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको चाहिए, जैसे लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हिंदी में कहें तो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो कूलाम्स लॉ है, इसके जो बेस में है या बिहाइंड में कह लीजिए कि जहाँ से शुरुआत होती है, कूलाम साहब ने बेसिकली बताना क्या चाहा यहाँ पर, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा और किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है। ठीक है। और उससे पहले भी एक चीज़, अगर ये जो फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इसको बाय पार्ट्स करें तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं सभी लोग, स्टैटिक्स मीन्स स्थिर, इसीलिए इसकी हिंदी भी कही जाती है स्थिर वैद्युतिकी। क्या? स्थिर वैद्युतिकी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं और उसी के तहत आपका पहला चैप्टर है ये है। तो अब आ जाते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम साहब ने ये बताया कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों, सपोज ये हमने 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्ज ले लिए, पहले का नाम दिया प्लस Q1 और दूसरे का नाम दिया प्लस Q2, और ये फिक्स्ड हैं, एक जगह पर फिक्स्ड हैं ये, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम अपनी तरफ से इमेजिन कर ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली R डिस्टेंस पर एक दूसरे से स्थित रखे गए हैं। अब इन दोनों के बीच एक बल काम करेगा, जिस बल के बारे में किसने बताया? ये साइंटिस्ट कूलाम महोदय ने बताया, इसीलिए इनके नाम के ऑनर में इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम साहब ने क्या बताया कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डैट मीन्स इन दोनों जो चार्जेज हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? फोर्स। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डैट मीन्स 1/f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कंबाइंड रूप में लिखें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। आप शुरुआत से ही जानते होंगे कि जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसके हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी स्मॉल के और कैपिटल के। यहाँ अभी कैपिटल के की भी बात होगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों में आप क्या डिफरेंस है उसको जानिए ज़रूर। अभी हम लिख रहे हैं स्मॉल के, जो कि अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये Q1 × Q2/r²। जब भी किसी भी फॉर्मूले का जब फॉर्मेशन होता है तो जो भी साइंटिस्ट उसकी खोज करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं, अगर उसमें कोई कांस्टेंट आया है तो उस कांस्टेंट की जानकारी भी वही साइंटिस्ट देते हैं। तो कूलाम साहब ने इस स्मॉल के की वैल्यू को बताया कि 1/4πε0 होता है। क्या? 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, ये नियत राशि है, और ये आपका Q1 × Q2/r² एज इट इज हमने उतार दिया। ये एक फोर्स इक्वल टू यही हुआ। अब शुरुआत में याद करिए कि अभी जस्ट हमने जो बताया था कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डिफिनेशन या ये जो नियम है कूलाम का नियम, ये अभी अधूरा है, इसको पूरा करें। जानबूझकर हमने छोड़ रखा था ताकि ये कई लोग ये गलती करते, कुछ बुक्स में भी ये गलतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे क्या कहेंगे, चूँकि फोर्स सब आप सब 10th 11th में पढ़ चुके होंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। डेट मीन्स हिंदी में कहें तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है।
तो अगर ये सदिश राशि है तो ये फोर्स में दिशा कहाँ दिख रही है, इसमें अभी कहीं हमने शो नहीं किया है। तो इसलिए उस जो कूलाम के नियम में आखिरी लाइन जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तथा यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, एलोंग टू द, इस लाइन के एलोंग में, चाहे आप राइट साइड में जाओ चाहे लेफ्ट साइड में जाओ। तो हम यहाँ जगह दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, और ये फोर्स की डायरेक्शन दिखा दिया कि फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश में है। क्लियर है बात। अब एक पॉइंट और इसमें इंक्लूड करते हैं। सपोज ये दोनों आवेश, ये सिस्टम जो है, निकाय है, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है, किसी ऐसे मीडियम में है जिसका परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैपिटल के, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि स्मॉल के और कैपिटल के में यहाँ अंतर करना समझिए। किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तो क्या करेंगे आप, यही फॉर्मूला कूलाम के नियम को हम फिर इस रूप में दिखाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये आपका स्केलर फॉर्म में लिखा है हमने, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताएंगे उस समय यही फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी ये दिखने में यहाँ पर स्केलर, इसलिए राइट साइड में भी सब कुछ स्केलर लिखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट हम इसी का प्रयोग करेंगे, इसलिए अभी ये लिख रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कैपिटल के किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तो अब ये शब्द एक आएगा कि अभी एक चीज़ और ध्यान छूट रहा है, ये कि कूलाम का नियम अगर लिखने को आए आपको बोर्ड परीक्षा में, तो आप इतना सफिशिएंट है, आप डेफिनेशन लिखेंगे और ये फार्मूला लिखेंगे, और ये स्मॉल के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ ये आपका नियतांक है। ठीक है, बट कैपिटल के ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक तो तब होगा जब कोई परावैद्युत होगा, परावैद्युत से ही परावैद्युतांक बना है। डेट मीन्स परावैद्युत एक नाउन की तरह समझ लीजिए, परावैद्युतांक उसका एडजेक्टिव है। तो परावैद्युतांक हमने कहा किससे बना है, परावैद्युत से। अब परावैद्युत क्या होता होगा, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि अचालक पदार्थ डेट मीन्स ये इंसुलेटर है। हाँ इंसुलेटर है, बट बेसिक डिफरेंस है। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल और इंसुलेटर, व्हाट एवर यू कैन से डेट, तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अचालक पदार्थ, इसको इंसुलेटर को पहले आप समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा इसमें नहीं होगा जो इंसुलेटर के बारे में मैं जानता हूँ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार मुक्त अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। डेट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ऐसे सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट ये जो मेजर डिफरेंस ये है कि परावैद्युत को भी हम बोल रहे हैं कि ये अचालक पदार्थ है, बट कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि ये पोलराइज हो सकता है। अगर पोलराइजेशन जैसे ही इसमें हुआ, डेट मीन्स प्लस माइनस क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहे इस बात का कि परावैद्युत पदार्थ और अचालक पदार्थ में क्या डिफरेंस है। क्लियर है बात। आइए अब आगे चलते हैं। हाँ, अभी ये कंप्लीट करने में सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कूलाम्स लॉ तो ऑलरेडी आपका हो चुका, लेकिन इससे रिलेटेड एसोसिएटेड पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है पर्टिकुलरली, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। कैपिटल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। एक चीज़ जो आप लोगों से मैं खास ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी देखा है लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है कि इस साल, जैसे आप सभी जानते हैं, सब अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं कि एग्ज़ाम तो हुए नहीं, बोर्ड परीक्षा, सबको प्रमोट कर दिया गया है। तो कुछ बच्चे जो अभी ऑफलाइन में हमसे जुड़े हैं वो और जो कुछ बच्चे जो अभी 11th में हैं वो 12th में जब
पहुंच रहे हैं, क्योंकि कॉलेज तो अभी खुला नहीं है, या ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे या तो कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। तो उनके दिमाग में एक माइंड मेकअप करके रखा हुआ है कि जैसे इस बार सब पास हो गए, अगली बार भी कोरोना की लहर रहेगी, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि सितंबर में थर्ड वेव आएगी, अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर तक रहेगी। तो दिमाग में कई बच्चों के हैं कि जब फरवरी में एग्ज़ाम कहाँ से हो पाएगा, हम लोग भी किसी तरह पास हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर हो भी जाता है, रेयर केस, रेयरेस्ट केस कह दीजिए, रेयर क्या, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन इफ़ बट कुछ करके ऐसा हो भी गया तो आप दिमाग में ये रखिए कि कंपटीशन में आप जाके लटक ही जाने वाले हैं। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये नहीं आपसे वहाँ एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा, या गवर्नमेंट या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पेपर कराएगी, चाहे IIT का, नीट का या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप फला ईयर वाले थे और उसमें आपको कृपांक मिल गया था, चलो पास हो गए थे, तो यहाँ भी इसी तरह का आपको कुछ वेटेज मिल जाएगा। कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह का फालतू का फितूर दिमाग में जिन भी बच्चों के हो वो प्लीज़ निकाल दीजिए और फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और ये इंतज़ार मत कीजिए कि कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा तब जाके तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। समय आप जानते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज का अगर टाइमिंग देखें 365 डेज में मुश्किल से 200 डेज ही मुश्किल से कॉलेज चलता होगा। जब प्रॉपर टाइम में चलता है तो समय कम पड़ जाता है। अच्छे बच्चों के लिए तो समय बहुत कम पड़ जाता है। उनको एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है उनके लिए। तो इसलिए कुछ लोग जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत पहले है, कैसे अभी 12th की पढ़ाई अभी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अभी से लग जाइए ताकि आपका विद इन टाइम पीरियड सिलेबस ख़त्म हो जाए, ताकि आप जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे, और जितना रिवीजन होगा आप जानते ही कि उतना ही आपके अंदर परफेक्टनेस आती चली जाएगी। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक जो ये कूलॉम्स लॉ चल रहा है इसी के सेकेंड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।